नमस्कार, आदाब, सलाम। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में और मैं आपका अपना हेमंत सर चाणक्य। आज फिर एक शुरुआत करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग सी और वो शुरुआत होने वाली है हमारी AMU के बारे में और AMU के बारे में जो हम शुरुआत करेंगे फोटो आप देख रहे हैं बेहतरीन यूनिवर्सिटी का और इस यूनिवर्सिटी का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक BA LLB पढ़ने वाले लोगों के लिए एक मतलब चाह रहती है, दिल में उमंग रहती है और उसी उमंग को पूरा करने के लिए मैं आपके साथ में आ गया हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 और 2021 में हुए पेपर के बारे में जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं अगर आपके मन में AMU में आने की चाह है तो स्टार्टिंग की वीडियो जरूर सुने और बाकी फिर आप पढ़ने पर ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, BLLB के बारे में कुछ भी अगर आपको जानना हो, कब इसके फॉर्म निकलते हैं, कैसे तैयारी करें वगैरह वगैरह जो भी सारी चीजें हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट रहे तो दिया जो ये नंबर है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारी बातें पूछ सकते हैं, क्या क्यों कैसे एवरीथिंग। हम AMU के लिए काम करते हैं, AMU के लिए बने हैं, तो आपके लिए हर दम हाजिर रहेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स गो फर्दर। अब मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे बताने के बाद अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें, हमारे ऐप से पढ़ना चाहें, हम लोगों से पढ़ना चाहें, तो हम लोग ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं अपनी अलीगढ़ में ही ऑफलाइन कोचिंग है जहाँ बच्चा आता है बाहर से पढ़ता है। और लेकिन हमारा मानना है कि बच्चों को बाहर से आके पढ़ने में तकलीफ होती है, रूम रेंट वगैरह खाना पीना और घर से दूर रहने से बेहतर है कि आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल करें। ऐप का नाम है चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। जब आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा COS, यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप हमारे ऐप में जुड़ सकते हैं और हमसे घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं आराम से, बहुत इजीली। किस तरीके से ऑनलाइन तैयारी करें इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी सारी बातें जान सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं BA LLB के बारे में बात करने वाले हैं। BA LLB के अलावा मेरे दोस्त हम लोग AMU 11th एंट्रेंस पे काम करते हैं, AMU BTech पे काम करते हैं, AMU BSc ऑनर्स, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BA LLB जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, B.Ed, MBA और BA फॉरेन लैंग्वेज पर भी काम करते हैं, माने कि हम AMU के लिए काम करते हैं। तो आप लोग तो खैर अभी BLB की वीडियो मेरी देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी वीडियो आपको मेरी इसमें दिख जाएंगी जिसमें मैंने AMU के लिए अपना एक उम्र गुजारी है। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इन सब कोचिंग मतलब इन सब एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी करना चाहता हो तो आप उसे गाइड कर सकते हैं चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। आइए आगे बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले, फिर से मैं बता दूं आपको, BLLB के 2020 और 21 में सीरीज ए के क्वेश्चन पेपर के बारे में। यहाँ सीरीज ए से आप ये ना समझिएगा कि भाई सीरीज ए अगर हम आज डिस्कस कर रहे हैं मतलब तो सीरीज बी कोई और होती होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज डी, सीरीज के, सीरीज एल जो भी होता है उन सब में क्वेश्चंस कॉमन रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन के टॉपिक का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरा जो मोटो यहाँ पर है वो कोई क्वेश्चन का आंसर देना नहीं है, बहुत कुछ है, अभी वीडियो देखते जाना आपके समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बस क्या करिएगा, मैं अभी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, एक बार समझा दूँ मैं आपको। तो वीडियो में शुरू करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करते ही आपको क्या करना है, एक पेपर पेंसिल लेके बैठना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पेपर और एक पेंसिल लेके बैठिएगा, पेंसिल पेन लेके बैठिएगा। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा, उसका टॉपिक बताऊंगा, सारी चीजें, तो टॉपिक का नाम लिखते चलिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा देखो नाउन से क्वेश्चन है तो नाउन लिख लिया, आप मैंने कहा प्रोनाउन से क्वेश्चन है तो प्रोनाउन लिख लिया, जो भी मैं कहूँ उसको आप लिख लेना। और लास्ट में आप देखना कि जो 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं वो 40 क्वेश्चन किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। जिस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है और अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है वो जानना कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसको कि आप अपने घर बैठ के पढ़ सकें। ओके। एक बात और कहनी थी, जैसे आप मेरे जब चैनल को सर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि मैं AMU के लिए काम करता हूँ, ठीक है। AMU के लिए काम करना मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, मुझे मजा आता है, मैं उसी के लिए काम करता हूँ। मतलब आई थिंक मुझे लगता है मैं बना ही AMU के लिए पढ़ाने के लिए हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मैं इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो मैं BA को पढ़ाता हूँ, BCom पढ़ाता हूँ, BA फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, BSc पढ़ाता हूँ, MBA पढ़ाता हूँ, BLLB है, सारी चीज़ें। तो मेरे बच्चों से बात होती है तो
लास्ट मतलब कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई। तो ही वॉज फ्रॉम आई थिंक बिहार, वो बिहार से था, है ना। तो मेरी उससे बात हुई, मेरी क्या कैसे हैं। तो बोलता है कि सर मैं भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ मतलब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, एंड मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसकी मैंने कहीं तैयारी नहीं की थी, ठीक है। तो नहीं हो पाया सिलेक्शन किसी वजह से, नो इशू। अब वो प्राइवेट में पढ़ रहा है। लेकिन मैंने उससे बस ऐसी बातों बातें पूछा, एक मतलब मन में कुछ होता है, कभी फील होता है कि भैया एएमयू नहीं पढ़ रहा है, तो कुछ फील होता है। बोला सर एक सपना मेरा अधूरा रह गया। तो उसकी बात सुन के मुझे लगा कि अगर हम वाकई में एएमयू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होती, सेल्फ स्टडी कर करके लोग एपीजे अब्दुल कलाम बन गए। तो सेल्फ स्टडी से ही बहुत कुछ होता है। इस आज के इस भौतिक दौर में हमको जरूरत पड़ती है एक सहायक की, ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है। तो उसके लिए हम आपके सहायक, आपके सपोर्टर, आपके जो है भाई कह लो, गुरु कह लो, जो भी कह लो, बन जाते हैं और आपको एक सही रास्ता दिखा देते हैं ताकि वो मन में टीस ना रह जाए। अभी उस बच्चे को मैंने बोला कि भाई तुम दोबारा एंट्रेंस एग्जाम दो, बोला सर नहीं, घर वाले अभी इतना चांस नहीं देंगे, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई कि वो स्टूडेंट दोबारा एग्जाम ही नहीं दे सकता। तो एक उसका सपना अधूरा रह जाएगा। तो ये गलती आप ना करें। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किसी से गाइड लें, और गाइड उससे लें जो एएमयू के लिए काम करता हो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपको बिल्कुल डाउट होता है कि शायद हमारी सेल्फ स्टडी से बात नहीं बनेगी, तो बिल्कुल आप गाइड लें। और अगर मेरी बात करें तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, मैं इंग्लिश के लिए करूंगा, मेरा यहाँ काम इंग्लिश पढ़ाने का है। और बाकी सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, एवरीथिंग वी टीच ऑन दिस चैनल। द चैनल नेम इज चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। वी ऑल्सो टीच ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन आर ऐप। द ऐप नेम इज चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। आइए सेशन शुरू करते हैं। पेपर पेंसिल लेके बैठना है और हर टॉपिक का नाम लिखना है। अभी मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मेरा कैमरा ऑन रहेगा तो आप मुझ पर ध्यान दोगे, आपकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। और मेरा जो मोटो है वो आपका पढ़ाई को अच्छा करना है, ठीक है। तो कैमरा ऑफ करके मैं सिर्फ आपकी नज़रों से दूर रहूंगा, लेकिन आपके दिल में बना रहूंगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कैमरा ऑफ करने वाला हूँ, पर कैमरा ऑफ करने का मतलब मेरी आवाज़ आती रहेगी और मैं आपके संग जुड़ा रहूंगा। चलिए, फिर हमारा काफ़ी समय मैं आपको ले चुका हूँ, ठीक है, 7 मिनट 24 सेकंड हो चुके हैं। हाँ, एक बात और, ये देखो मैं पूरे दिन काम करता हूँ, पूरे दिन काम करने के बाद जो भी मुझको टाइम मिलता है, इनफैक्ट रात में ही टाइम मिलता है, मैं ऐसी वीडियोस हमेशा रात में बनाता हूँ। मेरी जितनी वीडियोस आप और भी देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे मैंने रात में ही बनाई है, ये वीडियो भी रात में बना रहा हूँ। और कितनी देर की बनेगी मुझे नहीं पता, मैं कभी टाइम सोच के नहीं बैठता इतने घंटे पढ़ाऊंगा कि 1 घंटा पढ़ाऊंगा कि आधा घंटा पढ़ाऊंगा, बस शुरू कर देता हूँ। और मुझे तो पैशन है पढ़ाना, बस जबरदस्त तरीके से पढ़ाने लग जाता हूँ, फिर मैं टाइमिंग नहीं देखता। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ ये वीडियो, आई थिंक आप देख पा रहे हो। टाइमिंग 23:27, और 23:27 का मतलब मेरे दोस्त 11 बज के आई शो यू अगेन, देख जा, 11:27 बोल दो, 11:30 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कब तक चलेगी मुझे नहीं पता, जब तक मुझ में जान है, क्वेश्चंस बाकी हैं, पढ़ाता रहूंगा। और ऐसे जुनून से पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे मजा आता है। तो मेरी वीडियो कभी कभी लंबी हो जाती है, कैसे हो जाती है आई डोंट नो, बस ये लंबी हो जाती है। देखिएगा आप कैसे हो जाती है। चलो मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बाय बाय। हियर। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग कुछ नहीं, अब बस स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, और क्वेश्चन बेसिकली रीजनिंग का है, मेरे इंग्लिश का है नहीं। आई स्टिल ट्राई कि मैं इसका आंसर दे पाऊँ। जहाँ तक मुझे पता है कि रीजनिंग में हमको इसका साइंस बनाना है, ठीक है। तो ओके, वी ट्राई। बैलेट एक टाइप का डांस होता है, जहाँ तक मुझे, तो बैले डांस आपने सुना होगा, जैसे सालसा होता है, ठीक है, भरतनाट्यम होता है, ऐसे ही क्या है, बैलेट होता है। तो बैलेट एक टाइप का अगर डांस है, तो आई होप सो कि सोनेट माने हिंदी में कहते हैं इसको, चौपाई कहते हैं, आई थिंक सो। चौपाई, 4 लाइन की चौपाई कहते हैं। तो ये क्या है, एक पोइम है। आंसर सी। आई एम नॉट श्योर, ये आंसर सी ही होगा। जब रीजनिंग में मैथ वाले सर आएंगे तो आपको बताएंगे इसमें, बाकी मुझे लगता है सी ही होगा, ये मेरा इंग्लिश का नहीं है, आई रियली डोंट नो अबाउट रीजनिंग। यहाँ से हमारा इंग्लिश स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, वो आपका, मैं इसको वोकैब का कहने वाला हूँ। अच्छा, साइड में मैं समझा देता हूँ कि वोकैब से मतलब क्या है। जब भी मैं आपको वोकैब का नाम दूंगा तो आप दिमाग में डाल लेना, वोकैब के माने या तो हो सकता है सैनोनिम, सैनोनिम बोले तो सेम वर्ड, या हो सकता है एंटोनिम, एंटोनिम बोले तो अपोजिट वर्ड, या हो सकता है आपका वन वर्ड,
वन वर्ड बोले तो एक पूरी लाइन का एक शब्द में आंसर देना इज कॉल्ड वन वर्ड। और या फिर आपका हो सकता है इडियम। इडियम बोले तो उसको फ्रेज भी कह सकते हैं, या इसको आप प्रोवर्ब भी कह सकते हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चन प्रोवर्ब बोले तो कहावत, फ्रेज या इडियम माने लोकोक्ति, वन वर्ड माने हिंदी में होता है नेकार्थी, एंटोनिम माने होता है विलोम, सिनोनिम माने होता है समानार्थी। तो इनमें से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मेरा होगा बस वोकैब से क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट, माने कि ख्यालों में खो जाना क्या कहलाता है। वो स्टेट जहाँ पे इंसान ख्यालों में खो जाता है वो क्या कहलाता है। तो पहले मैं आपको इनके ऑप्शंस की मीनिंग बता दूं, फिर आप अपना आंसर खुद ढूंढ लेना। जो पहला वर्ड है आपका फैंटम, फैंटम माने होता है भूत, ये इसका आंसर नहीं होगा। पैलिम पैलिमसेट्स, पैलिमसेट्स के माने होता है मेरे दोस्त, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं। ए मैन्यूस्क्रिप्ट, ए मैन्यूस्क्रिप्ट हैज बीन इरेज्ड, ऐसे कहेंगे, हैज बीन इरेज्ड, इरेज बोले तो मिटाना, हैज बीन इरेज्ड फॉर रीयूज, रीयूज, ठीक है। माने कि मैन्यूस्क्रिप्ट को अगर कहें तो हिंदी में कहते हैं इसको हस्तलिपि, हस्तलिपि। हस्तलिपि बोले तो अपने हाथ से जो भी आपने लिखा है ना, अपने हाथ से लिखी हुई चीज को मिटाल देना, जिससे कि आप उसे दोबारा यूज कर पाए। लाइक मेरे पास एक पेपर है और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, फिर लिख के मैंने इसको मिटाला, फिर लिख के मैंने इसको मिटाला, क्यों, क्योंकि मैं इसको दोबारा यूज करना चाहता हूँ। इसको हम लोग पैलिम पैलिमसेट्स कहते हैं। और क्यूरियो जो होता है इसका मीनिंग हिंदी में कह सकते हैं आप इसे अनोखा कहते हैं, अनोखा। क्यूरियस बनता था क्यूरियस। और जो रिवेयर जो होता है इसके माने होता है स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न माने तो ड्रीम। तो ड्रीम ही तो है मेरे दोस्त जिसके माने होता है ख्यालों में खोना, सपने देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, रिवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मैं सिर्फ आंसर बताने नहीं आया हूँ, ठीक है, मेरा जो मोटो है वो आपको आंसर तो बताना है ही, लेकिन आंसर के साथ साथ बाकी चीजें भी समझाना है। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। थोड़ा सा मैं पढ़ाता मजे से हूँ तो मुझे थोड़ा देर लग जाती है, लेकिन मजा आ जाएगा पूरी वीडियो देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ ब्लू कॉलर टाउन, ये एक ब्लू कॉलर टाउन है विद अ लॉट ऑफ फार्मर्स, यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं एंड फैक्ट्री वर्कर्स हैं। अब हाईलाइटेड जो वर्ड है आपका, इसका मतलब क्या है। हाईलाइटेड बेसिकली जो चीज है वो बोल रहा है कि जो चीज हाईलाइटेड है वो क्या है, एक हाईलाइटेड ईडियम। और मैंने बोला कि ईडियम, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम सब क्वेश्चन किससे माने जाते हैं, वोकैब से माने जाते हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि ब्लू कलर का मीनिंग क्या होता है। भाई ब्लू कलर का मीनिंग होता है परिश्रमी, हिंदी में कहते हैं इसको परिश्रमी। परिश्रम जो होते हैं, परिश्रम जो करते हैं, मेहनत जो करते हैं, उन्हें परिश्रमी कहते हैं। और अगर इन्हें परिश्रमी कहते हैं तो फिर नेचुरल सॉरी मैनुअल वर्क आपका बड़ा नेचुरल सी बात है, आंसर होगा मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क माने जो खुद से आप काम कर रहे हैं, आप किसी मशीन का सपोर्ट या यूज नहीं ले रहे हैं, तो वही आपका मैनुअल वर्क है जिसे हम परिश्रमी कहेंगे। सेलिंग ब्लू कलर, अनएम्प्लॉयड और फेमस ब्लू कलर, इसका मीनिंग नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिचार्ड गॉट हिज फिंगर कॉट इन द डोर जैम, ठीक है, एंड इट वॉज डैश फॉर 2 days मोर। रिचार्ड की जो उंगली थी वो आ गई, डोर जैम में आ गई, एंड इट वॉज डैश फॉर 2 days आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, आफ्टरवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, आफ्टरवर्ड्स का हिंदी का मीनिंग होता है बेटा बाद में, बाद में। अब दिए गए वर्ड्स को यहाँ पे, इनमें दिए गए वर्ड्स में से कुछ एक भरना है। ये क्वेश्चन कहाँ से आता है बेटे, ये क्वेश्चन आपका वोकैब से आता है। अच्छा, वोकैब के माने यहाँ पे क्या होता है मैं समझा दूं आपको। यहाँ पे ना वर्ड्स की मीनिंग अगर पता होंगे तो हम इसको भर पाएंगे। यहाँ पे ग्रामर काम नहीं करती हमारी, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में ग्रामर काम नहीं करती। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आस्क्ड मी, एक शोहेब नाम के स्टूडेंट है, इस वीडियो को बनाने से जस्ट उसी दिन, मतलब अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ का मतलब है आज ही के दिन मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था एक ऐप में। तो शोहेब सेठ के सर, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी टॉपिक के नहीं होते, तो कौन से टॉपिक के होते हैं, तो मैंने कहा ये बेटे मिसलेनियस होते हैं। बेसिकली मैं समझा दूं आपको, ये क्वेश्चन आपके मिसलेनियस होते हैं। मिसलेनियस का मतलब है कि कहीं से भी आते हैं, इनके मतलब एक वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। तो उस क्वेश्चन को भरेंगे हम लोग। पहले जानो कि मीनिंग क्या है। SOAR जो वर्ड होता है इसके माने होता है बढ़ना,
बाल भरना, पेड़ भरना, वो वाला। SEAR का मीनिंग होता है झुलसना। झुलसना, झुलसना बोले तो फायर, माने कि आग में जो जल जाते हैं उनको झुलसना सीयर कहते हैं। SIRE जो वर्ड होता है इसके माने होता है पूर्वज। पूर्वज, पूर्वज बोले तो आप जानते होंगे फोर फादर, सुना होगा फोर फादर। और SORE जो होता है इसके माने होता है घाव लगना। घाव लगना, घाव लगने के माने होता है वाउंड, चोट लगना। अच्छा, रिचार्ड की उंगली अगर दो जैम में आ गई होगी तो ये बढ़ गई, झुलस गई, पूर्वज या घाव लगना। बेस्ट मीनिंग आंसर क्या है? सोर। एंड इट वाज सोर 2 days आफ्टर वर्ड्स, बाद में फिर क्या हो गई 2 दिन के लिए वो, 2 दिन बाद क्या हो गई, मतलब घाव लग गया, उसमें चोट लग गई। आज उंगली आई, 2 दिन बाद उसमें बहुत ज्यादा चोट लग गई। ये इसका आंसर फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द जज said that he was dashed by the high standards of performance by the riders। जज जो वहां देख रहा है लोगों की परफॉर्मेंस को, वो राइडर्स की परफॉर्मेंस से कुछ था, एक्साइटेड था, इम्प्रेस था, इंटरेस्टेड था, इम्पोज था। देखो इम्पोज का मीनिंग आप जानते हो, आरोप लगाना होता है। आरोप लगाना, आरोप लगाना। अब जज कहीं यार आरोप तो लगाता नहीं, इंटरेस्टेड नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, इम्प्रेस्ड। जज उन राइडर्स की जो परफॉर्मेंस थी उससे वो इम्प्रेस था। आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और बहुत शानदार तरीके से आपने उसके आंसर दिए और आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, तो कोई भी उससे क्या होगा, इम्प्रेस होगा ना। इसी तरीके से जज भी इम्प्रेस हुआ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल गया, चल गया। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ ये क्वेश्चन बेटे जो है वो आपका ग्रामर का है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये वही मिसलेनियस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन फिर से आपका मिसलेनियस है। मिसलेनियस बोले तो अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा वोकैब स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, वोकैब की बात जब करते हैं ना तो मैं अपनी बात कह दूं। मैं जब अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ बच्चों को तो वोकैब पढ़ाता हूँ। वोकैब का मतलब, मेरी वोकैब जो मैं आपको देने वाला हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी वोकैब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। और मैं कोई वोकैब ऐसे इकट्ठी करके नहीं देता, ये याद करते रहना। अपनी क्लास में वोकैब याद करा के देता हूँ, भर के दूंगा आपको। जिस दिन जाओ एग्जाम को फोड़ कर आना, भर के दूंगा वोकैब आपके अंदर। क्वेश्चन टैग। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये कहाँ से आया है? एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो है वो वोकैब का एक पार्ट है। मैं भी आपको बहुत कम शब्दों में क्वेश्चन टैग सिखा देता हूँ, तो सेंटेंस मुझे लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज, ही इज माई फ्रेंड। एंड द सेकंड सेंटेंस इज, ही इज नॉट माई फ्रेंड। क्वेश्चन, कॉमा कॉमा, एक ब्लैंक, दूसरा ब्लैंक, क्वेश्चन मार्क, एक ब्लैंक, दूसरा ब्लैंक, क्वेश्चन मार्क। ओके। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जब हमें सेंटेंस कोई दिया होता है तो उसको क्वेश्चन टैग बनाना होता है। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट जो होता है उसको उठा के पीछे की तरफ भरते हैं। पीछे बोले तो यहाँ भरना है, फिक्स है, पीछे ही भरना है, यहाँ आगे नहीं भरना, ठीक है। ऐसे ही इसको उठा के क्या करना है, पीछे भरना है, पीछे बोले तो यहाँ। सबसे पहला काम करना है हमको ये। उसके बाद जो सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है उसको फिर यहाँ आगे भरना है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या दे रखा है, इसको उठा के आगे।
इसके बाद आपको देखना है कि ये सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव है नेगेटिव। ये सेंटेंस आपका बेटा कैसा है, पॉजिटिव। और यहाँ पे नॉट आ रहा है, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है पहले ऊपर समझो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इस चीज को नेगेटिव कर देना है। नेगेटिव भी कैसे करना है, शॉर्ट फॉर्म से करना है, माने कि इजंट ही करना है, आपको इज नॉट नहीं देनी, फुल फॉर्म नहीं देनी, शॉर्ट फॉर्म देनी है। जैसे कि इज नॉट की इजंट, हैव नॉट की हैवंट, आर नॉट की आरंट, डू नॉट की डोंट, ठीक वैसे ही। और अगर सेंटेंस सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा। अभी यहाँ पे हमको क्वेश्चन टैग बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। तो अब ये समझ जाओ कि भाई आपकी जो ऑप्शन है आपकी वो क्या है, क्वेश्चन टैग वाला है। अच्छा, आई डोंट सपोज इस तरीके से आपको दे रखा है। अब हमें इसका आंसर बताना है, और एनीवन विल वॉलंटियर वगैरह वगैरह करके। अब एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे आपका एक ही सेंटेंस था, लेकिन यहाँ जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे आप, मतलब मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपको एग्जांपल दिया गया आई डोंट सपोज एक एग्जांपल है। अब हमें क्वेश्चन टैग इसका बनाए, या एनीवन विल वॉलंटियर फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, या फिर एग्जांपल मतलब क्वेश्चन टैग इसका बनाए। तो जो मेन क्लॉज होता है उसका बनता है। यहाँ मेन क्लॉज बनाया गया इसको, इससे बनाना है। मेन क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है आपका, एनीवन। अब एनीवन को पीछे ले जाओगे, एनीवन पीछे कहीं जा नहीं रहा, हर जगह दे दे और दे है, तो आप भी दे ही मानेंगे। इसके बाद आप विल को ले जाने वाले हो, विल को ले जाओगे तो चलो बस बस बात समझना, भाई एनीवन को पीछे ले गए तो दे आ गए, यहाँ विल आ गए। ये जो चीज है आपकी, एनीवन विल वॉलंटियर दिस काइंड ऑफ वर्क, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव बनेगा, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना ये है कि इस विल का मतलब शॉर्ट फॉर्म बनाना है। विल का शॉर्ट फॉर्म होता है विलेंट। अच्छा, एक बात मेन चीज है कि विलेंट जो होता है ना, विलेंट इसका शॉर्ट फॉर्म वाली विलेंट नहीं होता। विल का शॉर्ट फॉर्म जो होता है विल नॉट का, वो होता है वोंट। विल का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है वोंट, वोंट, वोंट से। तो ध्यान रखेंगे, माने कि मैं अब थोड़ा सा और जगह लूंगा आपकी, यहाँ समझा दूं। जैसे कि एक तो विल नॉट अगर होता और इसको आप शॉर्ट में लिख देते हैं विलेंट, तो बेटा ये गलत होता है। इसको लिखा जाता है वोंट। कुछ बात जाननी है आपको, ऐसे ही कहीं पर शैल नॉट हो और आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं और आप इसे लिख देते हैं शैलेंट, तो ये गलत है। इसे लिखा जाता है शांत। मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, इस पे ध्यान देना। ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा हो एम नॉट और आप इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, तो वो गलत है, उसको आपको लिखना है आरंट। और ऐसे ही कहीं पे लिखा हो कैन नॉट और आप उसको अगर लिख देते हैं कैनंट, तो वो गलत है, इसे आपको लिखना है कांट। ठीक है, इसलिए हमें विल का नोट करना था, विलेंट जो होगा नहीं, वोंट होगा। वोंट से किसमें आ रहा है, बी, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुझे इसीलिए टाइम लग जाता है, मैंने कहा मुझे टाइम लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व कराने में, क्योंकि मैं सिर्फ आंसर नहीं देता हूं, मैं उसका पूरा पोस्टमार्टम करता हूं, तो आई नीड टाइम। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइम लूंगा जरूर, लेकिन बना दूंगा आपको ऐसा कि इंग्लिश की मेरी गारंटी, इंग्लिश के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाने की और उनमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उसकी भी मेरी गारंटी, क्योंकि हमारी टीम बहुत शानदार टीम है अलीगढ़ में, और हम सब लोग मिलके ही काम करते हैं। वी आर एलुमनी ऑफ एएमयू। सेवेंथ क्वेश्चन, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली डैश हिज फ्रेंड्स, क्लेवर फॉर मिमिक्रिंग, क्लेवर इन मिमिक्रिंग, क्लेवर टू मिमिक, क्लेवर एट मिमिक्रिंग। तो सबसे पहली बात तो आप ये जानो कि कहीं भी आप ध्यान रखना हमेशा, एक एक टॉपिक होता है उसका नाम होता है प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद अगर आप कभी कोई वर्ब यूज करने वाले हो तो ध्यान रखना वो वर्ब आपकी हमेशा सिर्फ आईएनजी ही होनी चाहिए और कुछ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये टू क्या है, एक प्रपोजिशन, फॉर क्या है प्रपोजिशन, इन क्या है प्रपोजिशन, एट क्या है प्रपोजिशन, के बाद आईएनजी आएगी। मिमिक्रिंग आईएनजी है, मिमिक्रिंग आईएनजी है, मिमिक्रिंग आईएनजी है, लेकिन मिमिक्रिक आईएनजी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपका प्रपोजिशन से आया है।
प्रपोजिशन एक बहुत क्रूशियल टॉपिक होता है एएमयू की किसी भी एग्जाम के लिए, एएमयू छोड़ो, हर वो एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए प्रपोजिशन बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। आप मेरी बाकी वीडियोस देखिएगा, और जो मैंने एग्जाम को लेकर बनाई है, बीकॉम को, बीए को और एमबीए को, बीएससी को, वहां पे आप हर हर एग्जाम में आप देखेंगे कि अगर एक किसी एग्जाम में मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 में से 6-7 क्वेश्चन अकेले प्रपोजिशन के ऊपर है, तो समझ जाओ कितनी वेटेज इसकी होती है। अच्छा, प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहाँ पे सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं अभी, क्लेवर के संग बस एक प्रपोजिशन फिक्स करनी है हमको, बाकी सेंटेंस सब कुछ सेम है। बस क्लेवर के संग क्या प्रपोजिशन फिक्स है वो बताना है। जिस तरीके से सीनियर के संग में टू फिक्स है, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, है ना, टू फिक्स होता है ना। ऐसे ही लाफ के संग में एट फिक्स होता है, ठीक वैसे ही क्लेवर के साथ में क्या फिक्स होता है, तो क्लेवर के साथ में इन फिक्स होता है, क्लेवर इन। तो ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली क्लेवर इन मिमिक्रिंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की क्या करता है, नकल उतार लेता है आवाज की, उसे कहते हैं मिमिक्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोवेनिस्टिक का मीनिंग बताना है। शोवेनिस्टिक का मीनिंग बताने का मतलब है, शोवेनिस्टिक का अपना कोई मीनिंग होगा, और शोवेनिस्टिक का मीनिंग बताने का मतलब है, ये क्वेश्चन आपका फिर से वोकैब का हो गया। वोकैब का मतलब है कि मीनिंग बताना है, माने कि जो मीनिंग शोवेनिस्टिक का वही मीनिंग दूसरे वर्ड का बताना है। तो ये आपको सिनोनिम पूछा गया। अब शोवेनिस्टिक के माने होता है, भाई शोवेनिस्टिक के माने क्या होता है? शोवेनिस्टिक के माने होता है जिसे हम बिल्कुल ऐसे कहते हैं, अंध देशभक्त। देशभक्त, ऐसा देशभक्त अपने देश के लिए, ऐसा देशभक्त जो अंधा है। अंधा माने अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। किसी ने कहा कि अपने देश के लिए अगर तुम्हें चुनना पड़े माँ बाप और देश को, किसको चुनोगे? मैं देश को चुनूंगा। माँ बाप की हत्या कर दोगे, हाँ जी वो भी कर दूंगा। एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग शोवेनिस्टिक कहते हैं। अब मीनिंग ढूंढो क्या है। ब्लैंड ब्लेटेंटली एक्स ओवर पैट्रियोटिक, ब्लेटेंटली ओवर पैट्रियोटिक। देखो पैट्रियोटिक माने होता है देशभक्त, ओवर माने होता है ओवर, और ब्लेटेंटली माने होता है बिल्कुल अंध, अंधा देशभक्त, इज कॉल्ड ओवर पैट्रियोटिक। लाउड माउथेड कुछ नहीं, कैटरिंग, हाईली कम, कुछ नहीं होगा, बस आंसर क्या होगा, ब्लेटेंटली ओवर पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक सॉन्ग सुना होगा, देशभक्त गीत कहते हैं उसको हम लोग। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आपको एक सही सेंटेंस सुन के बताना है, दिए गए सेंटेंस में सही सेंटेंस क्या होने वाला है। तो अभी आप देखेंगे, दा 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 कॉमन है, साइड साइड साइड्स कॉमन है, ऑफ 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 कॉमन है, शिमला 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 कॉमन है। अब बस आर, आर इज आर। तो ये सोचो क्या साइड्स वर्ड जो है आपका, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? भैया साइड्स आपका प्लूरल है, तो कम से कम इस वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, इसे काटो। अब आर 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 यहाँ पे कॉमन है, मोर 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 यहाँ पे कॉमन है, ब्यूटीफुल 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 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे देन कॉमन है, ऑफ कुल्लू, दैट ऑफ कुल्लू, दैट ऑफ कुल्लू, मतलब ये देखो, देन इन कुल्लू, देन दैट ऑफ कुल्लू, देन ऑफ कुल्लू। अब यहाँ पे बस कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग देन के बाद में ऑफ कुल्लू करें, देन के बाद दैट ऑफ कुल्लू करें, देन के बाद इन कुल्लू करें, ये तो हम काट ही चुके हैं। ये पूरा टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ेगा, एंड द टॉपिक नेम इज प्रोनाउन। ये क्वेश्चन प्रोनाउन से लिया है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं प्रोनाउन। मैं इसको थोड़ा सरका दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पहले प्रोनाउन। प्रोनाउन इन हिंदी इज कॉल्ड सर्वनाम। कोई पूछे प्रोनाउन कितने टाइप का होता है, आपको वर्ड याद करना है, एक पी आर आई डी ई। इसमें आर के ऊपर क्यूब लगेगा, बाकी सभी के ऊपर स्क्वायर लगेगा। इसके बाद जो इनकी पावर्स हैं उन्हें जोड़ लो, दो, तीन पाँच, दो सात, दो नौ और दो 11। ध्यान रखना प्रोनाउन 11 टाइप का होता है। अब कैसे याद रखोगे? नंबर एक, पी के ऊपर स्क्वायर के माने है, पी दो बार आता है। एक तो होता है आपका पर्सोनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन, पी दो बार आ गया, आर तीन बार आता है, रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, छठा, आर तीन बार आ गया, रिलेटिव रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सातवां इंडेफिनिट प्रोनाउन,
8वां, डी 2 बार, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 9वां, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 10वां, यहाँ पे लिख देते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन, 11th, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ओहो, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। हियर वी हैव डिस्कस द टाइप ऑफ प्रोनाउंस, के प्रोनाउन किस किस टाइप के होते हैं वो हमने समझाया, जिसमें से हमको अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में समझना है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है दैट, मतलब वर्ड और भी होते हैं, अभी बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने बताऊं आपको। एक होता है दोज, दैट इज सिंगुलर एंड दोज इज प्लूरल। ओके, नाउ अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूं कि द हाउस ऑफ साहिल इज बिगर देन अमित। तो विद सेंटेंस आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उसका मीनिंग पता क्या है? साहिल का जो घर है वो ज्यादा बड़ा है किससे? अमित से। माने कि हम एक जगह एक बिल्डिंग की कंपैरिजन एक पर्सन से कर रहे हैं, ये कंपैरिजन इक्वल नहीं है। अब इसको इक्वल करने के लिए हमें सेंटेंस में यहाँ पर देन और अमित के बीच में या तो लगाना है दैट ऑफ, या लगाना है दोज ऑफ। अब जिस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, हाउस, वो वर्ड आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए मैंने बताया कि दैट आता है, प्लूरल के लिए दोज आता है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा दैट ऑफ। द हाउस ऑफ साहिल इज बिगर देन दैट ऑफ अमित। अब साइड्स ऑफ शिमला, शिमला की साइड्स किससे अच्छी हैं? इन कुल्लू, ना तो ऑफ कुल्लू, ना तो दैट ऑफ कुल्लू, हाँ जी कुल्लू की साइड से। बस आंसर बी। होप सो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं फिर बता दूं आपको, द मोटो ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कसिंग इज नॉट टू टेल द आंसर्स, द मोटो इज टू टेल एवरीथिंग। आप जान लीजिए कि क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो वो यहाँ से आपको मिल रही होगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो उनको टेंशन ना लेना, बहुत बहुत नॉमिनल फीस हम लेते हैं, उसी में आपका BLL वकील साहब बन जाओगे मेरे भाई। ठीक है, डाउट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा वो हो जाता है। ओके, यहाँ थोड़ा सा वो है समझने वाली बात। देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपका पैसिव वॉइस, बस समझ जाओ, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है, ये वॉइस से क्वेश्चन है। आपको आर यू राइटिंग अ लेटर का क्या बताना है? पैसिव वॉइस बताना है। नीचे ऑप्शन से मैं आपको यहाँ आंसर समझा देता हूँ, ताकि आप इसको नीचे ऑप्शन से दिखा दो। देखो, जब भी आपको पैसे बनाने को दिया जाए कभी इंटेरोगेटिव का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे स्टेप वन, उस इंटेरोगेटिव को सिंपल बनाओ। आर यू राइटिंग अ लेटर का सिंपल क्या होगा? यू आर राइटिंग अ लेटर। फिर दूसरी बात, जिसको सिंपल बनाए हो उसका पैसिव बनाना है, तो ए लेटर आगे आएगा, बाई यू पीछे जाएगा, उसके बाद आर राइटिंग का पैसिव इज बीइंग,
ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से लेटर से आगे ले आएंगे, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या होगा? इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। ऐसा हमें कब करना है? जब हमें एक्टिव पैसिव इंटेरोगेटिव का बनाना हो। बाकी इंटेरोगेटिव के सिंपल बनाना हो तो डायरेक्ट आंसर आता है। अभी देखो, अ लेटर इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, नीचे ऑप्शन में कहा है इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 and 2 - 4, 2 and 2 - 4, ये बेटा एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब बोले तो वोकैब है। दो और दो चार होते हैं। अब ये प्रोवर्ब पूरी कैसे होती है? 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4, 2 and 2 are making, 2 and 2 completes 4। तो ये तो मुझे क्या ही बताना, एवरीबडी नोज कि 2 and 2 make 4 होता है। मेक क्या होता है? एक प्लूरल वर्ब होती है। मेक्स होता है, एक सिंगुलर वर्ब होती है। टू और टू दो चीजें हैं, वर्ब आएगी प्लूरल। 2 and 2 make 4, दो और दो मिलकर क्या बनते हैं? चार बनते हैं। अगला, द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रावो, वेल प्लेड, विराट। जो स्पेक्टेटर्स थे, जो देखने वाले लोग थे, उन्होंने कहा वाह शाबाश विराट, बहुत अच्छा खेला तुमने। अब इसका आंसर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको जस्ट मैं भी कुछ शब्दों में नहीं बता सकता, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते मतलब इस टाइप के कंसेप्ट को, ये नरेशन के अंदर आता है। जैसे प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने इजीली क्लियर कर दिया। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। और आप कहीं से भी पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या यहाँ पे होने वाला है? ये फोर्थ, द स्पेक्टेटर्स अपलूडेड विराट। स्पेक्टेटर्स ने अपलूड किया, शाबाशी दी, ताली बजा बजा के विराट को, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के पर जाने से पहले मैं एक चीज समझा दूं आपको। ये जो प्लेड है ना, ये आपका V2 है, माने कि पास्ट इंडेफिनिट है। और जिसको एक्टिव एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, तो वो जानता है कि आरबी आपकी अगर पास्ट में हो ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट होता है। इत्तेफाक से कहीं भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने डी आंसर मारा है। टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13। द पैसेंजर्स एंड द क्रू मेंबर्स ऑफ द प्लेन हैड ए डैश एस्केप। लिटिल एस्केप, नैरो एस्केप, ब्रीफ एस्केप, लार्ज एस्केप। एस्केप माने होता है निकलने का रास्ता। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका वही मिसलेनियस वाला है, किसी टॉपिक का नाम तो इसमें है नहीं। टॉपिक का नाम नहीं है, तो आप ऐसे वोकैब में वर्ड्स का मीनिंग अगर आप जानते हैं तो इजीली आप आंसर दे सकते हैं। तो पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के पास प्लेन में से निकलने का एक रास्ता था। लिटिल, लिटिल के माने होता है छोटा, नैरो के माने छोटा, ब्रीफ के माने कम, लार्ज के माने बड़ा। अब जो एस्केप, जब सेंटेंस का सेंस देख रहे हैं, नैरो एस्केप होता है। नैरो एस्केप माने बहुत संकीर्ण, बहुत छोटा सा रास्ता, पतला सा रास्ता, है ना। प्लेन से निकलने में अगर आप कभी मतलब, मेरा जाना हुआ है एक बार, शायद दो बार भी हुआ है, तो वहां प्लेन से निकलने का बहुत बड़ा रास्ता नहीं होता कि आप कूद फान करके निकल जाओ। इट्स अ रियली नैरो एस्केप, बहुत छोटा सा रास्ता होता है। तो भगदड़ मच जाए कभी अगर ऐसे, तो दिक्कत हो जाती है। नैरो एस्केप होता है वो छोटा रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये फिर से क्वेश्चन आपका बेटा नरेशन के ऊपर लिखा हुआ, नरेशन ऑफ जॉन सैड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। 1947 में इंडिया क्या बन गई? आपकी फ्री बन गई। अच्छा, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, 1947 में इंडिया फ्री बन गई। तो ये आपकी फिक्स चीजें होती हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते। बिकेम का वैसे तो हैड बिकम होना चाहिए, तो हैड बिकम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस आपका फिक्सेशन वाले होता है। और जो फिक्सेशन वाले सेंटेंस होते हैं उनमें कभी टेंस चेंज नहीं होते। यहाँ पे आप बिकेम का बिकेम ही रहने दोगे। ठीक है। अरेस्टेड अरेस्टेड कुछ नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है, बस बिकेम का बिकेम रहेगा। जॉन सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ऐसे क्वेश्चन जैसे कि जो फिक्सेशन वाले होते हैं, लाइक सन राइजेस इन द ईस्ट, फिक्सेशन है। कोई प्रोवर्ब हो, द ताज इज इन आगरा, तो अब भी आगरा में है, आगे भी आगरा में ही रहेगा।
कोई फिक्सेशन हो, आई वेक अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग, ये फिक्सेशन है। ऐसे जो फिक्स सेंटेंस होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आते। टू एंड टू मेक फोर अगर होता टू एंड टू मेक फोर ही रहेगा, उसमें मेड फोर नहीं होगा, ठीक है। अगर ये लिखा होता जॉन साइड टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर रहेगा, मेड फोर नहीं होने वाला। तो फिक्स सेंटेंस जो रहते हैं जिस टेंस में यूज किया गया वैसे सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आते। दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन भी आपका बेटा मिसलेनियस का है। और मिसलेनियस बोले तो वोकैब, आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, आंसर निकाल देंगे। आई सपोर्ट यू, आई टेल यू। पहले मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग बताता हूँ ताकि आपके लिए क्वेश्चन समझना आसान हो। रिटिसेंट का मतलब होता है हिंदी में, आप इसे चुप्पा कह लो, या कम बोलने वाले जैसे बोलते हैं चुप्पा, जो कम बोलता हो, लेस टॉकेटिव। हिंदी में कहते हैं चुप्पा, जो टॉकेटिव कम हो। और कॉन्वाइवियल, कॉन्वाइवियल की हिंदी कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं क्या होती है, खुशनुमा। गलत लिख दिया, हिंदी की गड़बड़ मुझसे हो जाती है। खुशनुमा, खुशनुमा, जो व्यक्ति बिल्कुल दिल से खुश रहता हो। अच्छा, ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस की हिंदी होती है बेटा, जो लोग हिंदी में सामाजिक होते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। सामाजिक माने कि ग्रेगेरियस सामाजिक से मैं हूँ, अगर मेरी बात करेंगे तो मैं एक सामाजिक इंसान हूँ। सामाजिक मतलब सबके संग बैठता हूँ, सबसे हंस के बात करता हूँ, सबके संग घुलता मिलता हूँ, मैं सामाजिक हूँ। कुछ लोग सामाजिक नहीं होते, दे आर नॉट ग्रेगेरियस, माने कि वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, लोगों से घुलते मिलते नहीं है, ज्यादा उनके दोस्त नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, उन्हें ग्रेगेरियस नहीं कहते। तो ग्रेगेरियस माने होता है सामाजिक। और आउटगोइंग जो वर्ड है, इस आउटगोइंग की हिंदी होती है खुशमिजाज। जो मीनिंग कॉन्वाइवियल का होता है वही मीनिंग आउटगोइंग का होता है, इसे भी कहते हैं खुशमिजाज। खुशमिजाज, हैप्पी टाइप लोग। अच्छा, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल की हिंदी होती है हानिकारक, जिसे हम लोग हार्मफुल वगैरह कहते हैं। और मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस की हिंदी होती है जिसे आप कह सकते हो कई प्रकार का, मैनी टाइप्स। जो चीज बहुत सारे टाइप की होती है उसे हम लोग, मल्टी माने ज्यादा होता है, ठीक है। मल्टीमीडिया फोन सुना होगा, मल्टी स्टोरी सुना होगा। अनअटेनेबल, अनअटेनेबल की हिंदी जिसे हम अटेन ना कर सकते हो। और टैक्टिटम, टैक्टिटम का हिंदी होता है, टैसिट से बनता है, जिसे हम कहते हैं टैक्टिटम, टैसीटर्न, टैसीटर्न, टैसीटर्न टैसिट से बनता है, टैसिट, TACIT। टैसिट माने वही जो कम बोलने वाला हो, जिसे हम लोग चुप्पा कहते हैं, वही मैंने सेम मीनिंग बताया। अब सेंटेंस पढ़ो। इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जब लोग बहुत सारे हों, तो मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स, और उनमें स्ट्रेंजर्स हों। अगर लार्ज ग्रुप मतलब एक बहुत सारे लोग अगर हैं, और उन बहुत सारे लोगों में जब कोई अजनबी हो जाता है, तो ज्योति सीम, ज्योति कैसी लगती है, ब्लैंक एंड अलूफ, है ना, अल्दो अमोंग हर फ्रेंड्स, जबकि उसके दोस्तों में से एंड फैमिली में से शी वॉज क्वाइट। अब स्ट्रेंजर्स के साथ में वो कुछ होती है, फ्रेंड्स के साथ में कुछ होती है, स्ट्रेंजर्स के साथ में कुछ होती है, फ्रेंड्स के साथ में कुछ होती है। तो नॉर्मली लोग स्ट्रेंजर्स के साथ में तो होते हैं चुप, और जो उसके दोस्त होते हैं, घर वाले होते हैं, उनके संग कॉन्वाइवियल हो जाते हैं। ये आपका आंसर बेस्ट है। अब कहें कि अजनबी के साथ में हानिकारक, और दोस्तों के साथ में मैनी टाइप का, कोई बात नहीं बनेगी। अजनबियों के साथ में सामाजिक हो जाती है, और दोस्तों के संग खुशमिजाज, ये भी अजीब लगेगा भाई, सामाजिक और खुशमिजाज लगभग पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं। तो अजनबी के साथ में तो फिर सामाजिक, और फिर दोस्तों के साथ में खुशमिजाज, कोई बात नहीं। अजनबियों के साथ में अनअटेनेबल, और दोस्तों के साथ में चुप हो जाती है, ये भी कोई बात नहीं हुई। बात क्या हुई, अजनबी लोगों के संग चुप रहती है, कम बात करती है, दोस्त अगर आ जाए चुप नहीं होती, फिर चुप कराना पड़ता है, वो कॉन्वाइवियल हो जाती है। बेस्ट आंसर क्या है आपका, ए। इसी तरीके से मैं आपको और भी क्वेश्चन कराता रहूंगा। और देखो, अरे यार ये क्वेश्चन बेटा आपका रीजनिंग का डाल दिया इसमें, मेरा टॉपिक रीजनिंग नहीं है, मैं इसलिए ट्राई कर सकता हूँ। और क्वेश्चन दे रखा है प्रोलिफिक का राइटर, और अब रीडर के माने क्या, तो कैसे समझ सकते हैं इसको। प्रोलिफिक माने, प्रोलिफिक माने होता है फर्टाइल, फर्टाइल बोले तो उपजाऊ, जो उपजता है उसे हम लोग फर्टाइल कहते हैं। और राइटर, रीडर, क्या समझाऊं मैं आपको, ऐसे कह सकते हैं कि रीजनिंग का सवाल है, ये समझो, यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं।
राइटर प्रोलिफिक होता है, माने कि वो कुछ उपजाता है। तो रीडर वोरेशियस, वोरेशियस माने होता है खाने वाला। खाने वाले से मतलब होता है जो रिसीव करता हो। हाँ, यही मीनिंग बनेगा। भाई राइटर अगर आपको चीजें देगा तो रीडर क्या नहीं करेगा, लेगा, बस फिर आंसर आपका। मतलब ये तो मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर यही होगा। वोसीफेरस नहीं होने वाला, वोकल टेरिफिक से कोई मतलब इसका है नहीं। तो वोसीफेरस माने होता है वैसे भी शोकपूर्ण, जो मतलब जैसे शोक गुल मतलब बहुत हल्ला गुल्ला कहते हैं ना, वो वोसीफेरस, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला वाला, लाउडी या नोइजी उसे बोलते हैं। तो बस यही है कि राइटर अगर आपको उपज रहा है, दे रहा है, तो रीडर उसको ले रहा है। तो वैसे रीजनिंग का सवाल है, लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज, by taking one of our two center holidays, you can as it were kill two birds with। अरे यार, ये क्वेश्चन तो सब जानते होंगे, ये आपका वोकैब का क्वेश्चन है। और वोकैब में ये आपका प्रोवर्ब का क्वेश्चन है। प्रोवर्ब, एक तीर से दो शिकार। देखो, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। दो, इसका मीनिंग क्या होता है, एक तीर से दो शिकार, एक पत्थर से दो पक्षी मार देना। ये सभी जानते थे, बहुत इजी मतलब क्वेश्चन है थोड़ी से यहाँ पर अभी। द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन अकाइलस अकाइलस हील। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। ये आपका देखो एक इडियम होता है मेरे दोस्त। और अकाइलस हील जो होता है, इसका मीनिंग समझा दूं मैं आपको। एक व्यक्ति था, ऐसा बड़ा था, ठीक है। डोरेमोन में क्या नाम है उसका, जियान टाइप का, यूँ समझ सकते हैं। बहुत मोटा था जी सा, इसे कोई हरा नहीं पाता था। बहुत दमदार आदमी था, बहुत बहुत ही दमदार आदमी था। मतलब बहुत ज्यादा बॉडी शॉडी इसकी, खूब डोले शोले थे, ऐसे करके। इसकी बस एक ही कमी थी, इसके यहाँ पर मारोगे ना। आपने हिंदी माइथोलॉजी में सुना होगा, एक रावण था, रावण की नाभि टुंडी में मारेंगे तो ही मरेगा। ऐसी इकाईस के संग प्रॉब्लम क्या थी उसकी, यही बात हील जो थी वो कमजोर पार्ट था। तो वहीं पे उसको चोट लगनी थी। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे कमजोर पार्ट इसे कहते हैं, वीक पॉइंट कहते हैं इसको। वीक पॉइंट कह लीजिए, वीकनेस कह लीजिए। माने कि जैसे मैं अपनी बात करूं, अब भी अगर मुझसे आप BLLB लेके बैठ जाओ, मतलब कोई भी एग्जाम लेके बैठ जाओ, इंग्लिश दे दो, सट सट आंसर लगाऊंगा। जब मैथ्स या रीजनिंग अगर आ जाएगी तो मेरा हाथ पैर फूल जाता है, मतलब पसीना आने ले आ जाता है एक्चुअली में। तो वो मेरा इकाई हील है। जैसे किसी ने कहा सर सब कुछ अच्छा है, मेरी इंग्लिश ही कमजोर है, इंग्लिश आपकी इकाई हील है। इकाई हील माने जो आपकी वीकनेस है, उसे हम इकाई इकाई हील कहते हैं। तो वीकनेस वाला आंसर आपका ए वाला है। फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर। सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें एरर हो, तो ये बताना है। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इट बीइंग अ हॉलीडे एवरी स्टूडेंट वांटेड टू लीव फॉर देयर होम टाउन। इट बीइंग अ हॉलीडे, ये एक हॉलीडे था, छुट्टी का दिन था। एवरी स्टूडेंट वांटेड, हर स्टूडेंट चाहता था। टू लीव, टू लीव, यहाँ पे कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही। टू लीव फॉर देयर होम टाउन, यहाँ ही दिक्कत है बस। अब मैं ये समझा दूं आपको कहाँ दिक्कत है। देखो, एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपका ईच मिले या आपको एवरी मिले, ईच एवरी की हिंदी होती है प्रत्येक, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक के माने मैंने अगर कहा कि प्रत्येक को कल आना है, ठीक है, ईच स्टूडेंट विल कम टुमारो, प्रत्येक स्टूडेंट कल आएगा। तो यहाँ क्या मैं किसी मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सोचो। मैंने कहा कि ईच स्टूडेंट कल आने वाला है, ईच स्टूडेंट का माने क्या, मेल या फीमेल, ये तो कुछ क्लियर है नहीं। तो यहाँ क्लियर जब कुछ नहीं है तो मेल फीमेल में से कुछ भी क्लियर नहीं है। अब आगे अगर आपको कोई कहे कि भाई ईच और एवरी स्टार्टिंग में आ रहा है, मेल फीमेल में से हमको एक लगाना है, कहीं पे आपको ऑप्शन में दे रखा है हिज, हिज और हर, ऑप्शन में आपको दिया है। और ये मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। और ईच आपको या एवरी आपको आगे दे रखा है। अब ईच एवरी दोनों के लिए होता है, कोई मेल के लिए नहीं होता, स्पेशली ना फीमेल के लिए होता है। अब यहाँ डोमिनेंट किसको मानेंगे, तो इंग्लिश कहती है कि हमेशा आपको मेल डोमिनेंट होती है। इंग्लिश जो है मेल डोमिनेंट है, फीमेल नहीं। तो ये जो देयर है वो गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था हिज। हिज आना चाहिए, माने कि ये आपका कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है। भाई अगर आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक कोई एरर है तो आपको ए में गोला भरना है। आपको लगता है यहाँ से यहाँ तक कोई एरर है तो बी में गोला भरना है। यहाँ से यहाँ तक कोई एरर है तो सी में गोला भरना है। लेकिन एरर कहाँ है, फॉर देयर होम टाउन में देयर की जगह हेज आएगा, तो इसके माने डी वाला पार्ट आपका आंसर होगा, आंसर डी। 20वां क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, 20th क्वेश्चन। इसके बाद 20 क्वेश्चन और रह जाएंगे। तो अभी बच्चों, मैंने स्टार्ट किया था 11:30 पर, 12 बज चुके हैं, आधा घंटा तो हो गया। आधे घंटे और मानो बस नैया पार। पता है, लेकिन 1 घंटे का टाइम अगर आप भी देते हो ना, अब मैं जरा आ जाता हूँ, मैं यहीं पर हूँ। अगर आप 1 घंटे के टाइम देने वाले हैं ना, तो 1 घंटे का टाइम मतलब
आपका डर खत्म कर देगा। एक फोबिया जो आपके अंदर होगा बीएलएलबी को लेकर, वो फोबिया खत्म हो जाएगा और मजा आएगा आपको। ये वीडियो 20-21 की है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18। सॉरी, लेट मी हैव सम वाटर। सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उन वीडियोस से आप एनालाइज करना कि किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं। लेट दिस कैमरा बी ऑफ। बाय बाय, वंस अगेन, हियर आई एम बैक। चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेयर फॉर हेल्प। प्रेयर फॉर हेल्प करेक्ट ऑप्शन, क्या मतलब है इसका? चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्रेयर फॉर हेल्प, लोकेशन, लिंग्वा फ्रैंका, मैलिग्नेंट, इन्वोकेशन। आई रियली डोंट नो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। भैया हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक रही हो जहाँ से इस क्वेश्चन को टाइप करवाया, मतलब लिया गया है, क्या हो सकता है हमारी वजह से गलती हो गई हो टाइप करने वाले से, और मैं इसको नहीं बता पा रहा हूँ। प्रेयर फॉर हेल्प का मतलब क्या होता है, आई रियली डोंट नो। ईवीएम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है, थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। ठीक है, इसे इसे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के आप कमेंट में जाके देखना, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस मैं उसमें कर दूंगा। मतलब अभी नहीं कर रहा हूँ लेकिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मोडेस्ट का सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम समझ जाओ फिर vocab का है। मोडेस्ट, शायद ही कोई ऐसा होगा जो मोडेस्ट के माने ना जानता हो। बहुत मोडेस्ट पर्सन है वो, शांत। और शांत को क्या कहेंगे? हम्बल कहेंगे, सफिशिएंट कहेंगे, मीगर कहेंगे, या फिर सोबर कहेंगे। मीगर के माने आप जानते हो, ये एक तो होता है मर्ज। मर्ज माने होता है जोड़ देना, ये मीगर है। मीगर के माने होता है कम। ठीक है। और सोबर के माने होता है सिंपल सोबर, सुना होगा, बहुत सही है मी। सिंपल सोबर, वो वाला सोबर। सफिशिएंट माने होता है पर्याप्त, हम्बल, तो आंसर तो हम्बल ही है भाई। मॉडेस्ट माने होता है बहुत हम्बल टाइप का इंसान, बहुत वेरी मॉडेस्ट पर्सन। मॉडेस्ट बोले तो बहुत बहुत इजीली हम्बल टाइप पर्सन है वो, विनम्र। हम्बल को विनम्र कहते हैं। क्वेश्चन 22। स्ट्रेंज का उल्टा पूछा लो। स्ट्रेंज माने जिसे हम जानते नहीं है, जिसे जानते नहीं इसका उल्टा क्या है? फैमिली, सब जानते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें भी। एले का सिनोनिम पूछा है। अरे यार, एले के माने होता है फ्रेंड। अब इसमें क्या ही समझाना, मीनिंग बताना है आपको। एले 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 एले। हम किसी से कह रहे हैं एले 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 एले, और वो बुरा नहीं मान रहा है। क्यों नहीं बुरा मान रहा है? क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है। तभी तो किसी को एले एले बोल सकते हो। किसी अजनबी को बोल के दिखाओ एले 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 है, वो बुरा मान जाएगा। तो जो एले एले पे बुरा नहीं मानता वो क्या है? आपका फ्रेंड है। द एंटोनिम ऑफ मैनिफेस्ट। ये भी बहुत क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछ रहा है। अब मैनिफेस्ट की हिंदी जानते हैं क्या आप लोग? अगर नहीं जानते तो उसको कहते हैं सो स्पष्ट। माने कि सुस्पष्ट को क्या समझते हैं आप? जो चीज वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर। मैंने कहा कि किसी बच्चे ने कहा मुझसे क्लास में लेट आने पर, आई आस्क्ड भैया क्यों लेट आए हो? उसने कहा कि सर मुझको आतंकवादी उठा के ले गए थे, फिर मेरे घर वालों ने 50-60 करोड़ रुपए दिए तब मैं छूट कर आया। और मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। तो इट्स अ मैनिफेस्ट आंसर। उसका आंसर क्या था? मैनिफेस्ट। बहुत स्पष्ट आंसर है कि ही इज लाइंग। तो मैनिफेस्ट माने बताया बहुत क्लियर, जो चीज बहुत क्लियर थी हो। अच्छा, इसका हमें पता एंटोनिम बताना है। एंटोनिम बताना है इसका उल्टा, जो क्लियर है उसका उल्टा। और आपने सुना है कभी लेटेंट एनर्जी? गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट एनर्जी। लेटेंट माने होता है छुपा हुआ। लेटेंट माने होता है छुपा हुआ। क्लियर तो सिनोनिम हो जाएगा। और ल्यूसिड, ल्यूसिड ल्यूसिड क्या है? ल्यूसिड सिनोनिम हो जाएगा इसका। ल्यूसिड के माने में यही होता है, क्लियर के माने में यही होता है। और मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो माने जानते हो? मैनिफेस्टो 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 ये होता है, हिंदी में कहते हैं घोषणा पत्र। घोषणा पत्र। जैसे कि आप कभी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड, मतलब सरकारी काम करने वाले हैं, तो आपसे घोषणा पत्र मांगा जाए, मैनिफेस्टो दो। तो आप उसमें हिंदी में लिखते हो कि मैं, मेरा नाम ये, मेरे फादर का नाम ये, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा लिखी गई सारी बातें स्पष्ट हैं, मुझे समझ में आती हैं, कुछ भी झूठ नहीं बोला है। उसे हम लोग मैनिफेस्टो कहते हैं। लेटेंट माने होता है गुप्त, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? लेटेंट। क्वेश्चन नंबर 25।
ये भैया फिर से मुझे आ गया वोकैब से क्वेश्चन, बड़ा इजी पेपर रहा है मेरे हिसाब से आई थिंक ये। और इम्पीडिमेंट, इम्पीडिमेंट का हिंदी मीनिंग होता है बाधा। बाधा, रुकावट, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं इसका। सिनोनिम बताना है, ऑब्स्ट्रक्शन इसका आंसर है। भाई इम्पीडिमेंट माने होता है बाधा, बाधा माने रुकावट कह लो, हिंडर कह लो, ऑब्स्ट्रक्शन कह लो, प्रोहिबिशन कह लो, ये सब इसका मीनिंग होता है। क्लियर, इसका मीनिंग नहीं होगा बाधा। और एलिमेंट, एलिमेंट का हिंदी मीनिंग होता है जिसे आप कहते हो बीमारी, तो बीमारी इसका आंसर नहीं होगा। और इनकैपेबल, जो व्यक्ति कैपेबल ना हो, जिसे हम लोग अयोग्य कहते हैं, अयोग्य आप इस जॉब के लिए कैसे हैं, इनकैपेबल है। तो ऑब्स्ट्रक्शन इसका आंसर हो गया। 26 देखेंगे, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, इसका मतलब बताओ, ये क्या है, एक इडियम है, ये एक इडियम है। और इस इडियम के माने होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड के माने होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, मतलब ड्रॉप माने होता है गिरना, हेड जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कैप है, और जैसे ही मेरी कैप वो ड्रॉप होगी, गिरेगी, सो ही आपको गोली दाग देनी है। आपने कहा कि सर कोई और भी मतलब कुछ बात सोचनी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बस मेरी टोपी गिरे और आपको गोली दागनी, मेरी टोपी गिरे आपको, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, बिना सोचे समझे कर देना, हिंदी में कहते हैं इसको, भी मत सोचना कि टोपी गिरने पे क्या होगा कैसे होगा, बस आपको गोली मार देनी है उसे। तो बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे करना क्या कहलाता है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। तो ड्रॉपिंग अ हेड ना जी, एनोइंग समवन बिल्कुल नहीं, एनोइंग माने बैड मैनर्स कुछ एडवांस, मतलब एक बार में बिना सोचने दाएं से कर देना बस। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड। आपने कहा कि छत से खड़े हो जाओ, और फिर यू यू हैव टू स्टार्ट एट द टॉप ऑफ अ हेड, माने यू हैव टू जंप, छत पे खड़े होके आपको बिना सोचने कूद जाना है, एट द टॉप ऑफ अ हेड कहते हैं उसको। द सिनोनिम ऑफ स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का सिनोनिम बताना है। स्प्यूरियस माने होता है जाली, फर्जी, उसे कहते हैं स्प्यूरियस। फाल्स, झूठा, प्योर नहीं होगा, ऑथेंटिक नहीं होगा, राइट नहीं होगा। क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय ए डैश ऑफ एक्सपर्ट, क्वेश्चन जो हो गए वो आंसर किए जाएंगे बाय ए स्टाफ ऑफ एक्सपर्ट्स, बैंड ऑफ एक्सपर्ट्स, बंच ऑफ एक्सपर्ट्स, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। भाई एक्सपर्ट लोगों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सपर्ट लोगों के समूह को पैनल कहते हैं, पैनल। बंच, बैंड, स्टाफ कोई मतलब नहीं है, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसे मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन बेटा नाउन से, वैसे नाउन का एक टॉपिक होता है जिसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, वहां से आता है। मैंने कहा गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर स्टूडेंट्स की गैंग का होता है, स्टूडेंट की क्लास होती है, समझ रहे हो। मैंने कहा कि बंडल ऑफ कीज, आप कहेंगे सर की का बंडल का होता है ना, की का तो बंच होता है, बंच ऑफ कीज, ऐसे करके। तो एक्सपर्ट्स लोगों के ग्रुप को हम लोग पैनल कहते हैं, पैनल। डेलीगेट होता है, डेलीगेट कौन लोग होते हैं जो आते हैं, इसी तरीके से फैमिली ऑफ मेंबर्स। 29, टू डाइन हार्नेस का मतलब बताओ, टू डाइन हार्नेस ये बेटा क्या है, ये एक ईडियम है। टू डाइन हार्नेस के माने होते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और द पर्सन इज वर्किंग ऑन अ गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब का जो टाइम होता है टेन्योर, वो टेन्योर 60 ईयर्स का होता है, 60 ईयर्स पर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है। अब 60 ईयर्स के होने से पहले उसकी डेथ हो जाए, तो इसके माने क्या होता है, टू डाई इन स्लीप, टू डाई वाइल हार्नेस, और टू डाई वाइल स्टिल इन सर्विस, माने कि अगर आप सर्विस पे हैं और सर्विस रहते अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसे हार्नेस में मरना कहते हैं। हालांकि हार्नेस माने बीमारी होता है, लेकिन ईडीएम की अपनी मीनिंग होता है, यहाँ पे हार्नेस माने हो जाएगा कि अपनी सर्विस करते में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको डाइन हार्नेस कहते हैं, और उसकी डेथ हो जाने पर जो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन डिपेंडेंट को उसकी जॉब मिल जाती है किसी एक को, तो उसे डाइन हार्नेस कहते हैं, माने कि ड्यूटी पे डेथ हो जाना, सर्विस के टाइम पर डेथ हो जाना। फिर से vocab, एडवांस का सिनोनिम बताना है। अब एडवांस माने क्या होता है भाई, एडवांस माने क्या होता है आप जानते हैं, एडवांस माने होता है जो बहुत प्रोग्रेसिव है, हमसे बहुत आगे हो, उसी को एडवांस कहते हैं। फ्लेक्सिबल नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, एक्सटेंड नहीं होगा, एक्सटेंड माने बढ़ाना होता है, तो कुछ नहीं फ्लेक्सिबल नहीं होने वाला, रिड्यूस नहीं होने वाला। एडवांस, जो बहुत एडवांस होते हैं वो लोग प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पार्ट, ये वही जैसे पिछले एरर वाला आया था वही एरर में। तो सेंटेंस क्या है देखते हैं, शी काउंटेड द बुक्स, उसने बुक्स को काउंट किया, टू मेक श्योर, ये श्योर करने के, नन ऑफ देम वर मिस्ड। तो भैया ये आपका एक जो प्रोनाउन होता है वहां से क्वेश्चन निकाला गया है।
प्रोनाउन मैंने बताया था, अभी आपको ऊपर दिखा देते हैं एक बार। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने वर्ड यूज किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहाँ गया, लेकर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये I told you pronouns are of 11 types, and out of the 11 types there is a topic is called distributive pronoun. अब distributive pronoun क्या कहता है, उस क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहता है कि ये रुक रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, where is the question? Dun, 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 dun. Where is the question? 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 Here is the question. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहता है कि अगर कभी किसी सेंटेंस में ईच ऑफ आ जाए, या आइदर ऑफ आ जाए, या एनी ऑफ आ जाए, या नाइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, या नन ऑफ आ जाए, नन ऑफ, या वन ऑफ आ जाए, इनमें से कुछ भी आए, उसके बाद आने वाली वर्ब होती है सिंगल। फिक्स रूल समझा रहा हूँ आपको। तो भैया सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि वी हैव गिवन नन ऑफ, नन ऑफ के बाद वर्ब कैसे आएगी, सिंगल वर्ब की जगह आएगा वॉज। माने कि सेंटेंस के डी वाले पार्ट में गलती हुई तो डी। मुझे पानी पीने दो। हम्म, बस 9 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है, एक घूंट पानी पी लो। एक फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। द ऑफिसर वार्न मी, ऑफिसर ने मुझको वार्न किया, द ऑफिस अंटिल 5 o'clock। ऑफिसर वार्न मी, उसने मुझको वार्न किया टू लीव ऑफिस अंटिल 5 o'clock, जब तक 5 ना बज जाए ऑफिस छोड़ दो। नॉट टू लीव, डोंट लीव, टू नॉट लीव है, ये है जनरल क्वेश्चन है बेटा, मिसलेनियस का है, इसको हम लोग वर्ब में पढ़ाते हैं और वर्ब के अंदर टेंस में भी पढ़ाते हैं। तो ऑफिसर मुझे वॉर्न, कोई भी व्यक्ति मुझे वॉर्न क्यों करेगा, वॉर्न किस लिए करेगा, चले मत जाना, 5 बजे से पहले चले, नॉट टू लीव, 5 से पहले ऑफिस नहीं छोड़ना, इस चीज के लिए वॉर्न करेगा। यहाँ पे चलने घूमने को नहीं कह रहा, वो वॉर्न करने को कह रहा है। तो वॉर्न करने का मतलब होता है कि 5 से पहले कोई भी नहीं जाने वाला। अगेन नरेशन। अभी तक हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछ रहा था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछ रहा था, अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछ रहा है बच्चे। देखो, हरी सेड दैट, हरी सेड दैट, हरी सेड दैट, तो हरी सेड का हरी सेड कॉमन, कॉमन हरी सेड, हरी सेड। अब ही थर्ड पर्सन है, हरी से चेंज हुआ होगा, आई में होता है, तो आई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसे काट दो, आगे से भी पीछे से भी। इसके बाद यहाँ पे हैड बीन वेटिंग आ रहा है, हैड बीन वेटिंग का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात है, हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस के पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे कहाँ है, कहीं नहीं। हैड बीन वेटिंग ये सेम आएगा, हैव बीन वेटिंग, हैव वेटेड। तो भैया चेंज करना पड़ेगा, चेंज होगा आपका इसमें। इसमें आप कहेंगे सर सेम तो है, तो सेम क्यों नहीं लिख दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चेंज जिसमें करना पड़े वो ऑप्शन ज्यादा सही माना जाता है, चेंज करना पड़ रहा है आपका सी में, तो जिस ऑप्शन में चेंज करना पड़ जाए, प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है, वो ज्यादा ठीक माना जाता है। ऐसे अगर आप नरेशन पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें ही है, और ही को चेंज अगर ना करें सेम रहेगा वो, तो वो क्यों काट दिया मैंने। सीधी बात है, इसलिए कि जितना चेंज करना पड़ता है वही सही माना जाता है, नरेशन का रूल है। ये क्वेश्चन आपका टेंस का है। टेंस साफ साफ कहता है, अगर किसी सेंटेंस में एवरी आ जाए, ईच आ जाए, डेली आ जाए, जनरली आ जाए, कॉमनली आ जाए, ऐसा कुछ भी आएगा, टेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनेट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट के माने होता है वर्ब की वी वन या ऐसा ही है, तो ना तो ये वी वन ऐसे ही ऐसे है, ये तो कंटिन्यूअस है।
ना ये V1 SAS है, ना ये V1 SAS है। तो V1 SAS कहाँ है, SAS यहाँ है। क्योंकि इट आपको दिया है तो SAES ही आएगी। तो इट स्नोज मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन फ्रैंक फ्रैंकफुर्ट। फ्रैंकफुर्ट में हर विंटर क्या होता है, बर्फ पड़ती पड़ती है, इस तरीके। वॉइस, वेरी गुड क्वेश्चन। वॉइस बनाना है किसका, फार्मर्स रो मेज इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, फार्मर मेज को बोते हैं। ऑब्जेक्ट है आपका मेज, मेज को उठा के आगे लाओगे, मेज यहाँ आया, मेज यहाँ पे आया। यहाँ फार्मर से बन रहा है, यहाँ पे नन ऑफ दीज बन रहा है, ठीक है। तो मेज को उठा के आगे लाओगे। अच्छा, सो जो है ये आपकी वर्ब की वीवन है। वर्ब की वीवन के पैसे एज एम आर बी थर्ड से बनता है। तो एज एम आर बी थर्ड यहाँ तो है नहीं, नीचे वाले में, दूसरे वाले में, किसमें, ए में। तो मेज इज सोन, मेज को बोया जाता है इन हर रेनी सीजन, इन 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 द रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो है उसको बोया जाता है, किसको, मेज। मेज माने मक्का को बोया जाता है रेनी सीजन में। आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। वॉइस से क्वेश्चन लिया गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एन अकम्प्लिस के माने क्या होता है। देखो दो वर्ड होते हैं मेरे दोस्त। ये वोकैब से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पूछा गया सिनोनिम बताओ अकम्प्लिस का। एक तो वर्ड होता है ACCOMPLISH, अकम्प्लिश। इसके माने होता है टू कंप्लीट, माने कि पूरा करना। हिंदी साफ लिखो। और अकॉम्प्लिस माने होता है सह अपराधी, माने कि जो व्यक्ति आपके संग अपराध करता है, क्राइम करता है, उसे हम कहते हैं अपराधी। तो एन एसोसिएट इन क्राइम, जो आपके संग क्राइम साथ में करे, उसको हम लोग सह अपराधी कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा कॉलीग। कॉलीग माने जो आपके साथ में काम करे, उसे कॉलीग कहते हैं। आपने सुना होगा नेबर, जो आपके घर के आसपास रहता है वो नेबर है। आपने सुना होगा ट्यूशन मेट, जो आपके ट्यूशन में पढ़ता है, हॉस्टल मेट, रूममेट। ऐसे ही अकॉम्प्लिस माने होता है जो व्यक्ति आपके संग अपराध करने में साथ देता है, उसे क्राइम पार्टनर कहते हैं। क्राइम पार्टनर को हम लोग अकॉम्प्लिश कहते हैं। और अकॉम्प्लिश के माने क्या होता है, अकॉम्प्लिश के माने होता है जो पूरा करना होता है, टू कंप्लीट। वोकैब, और फिर से सैनोनिम। एप्रीहेंड का सिनोनिम बताइए। अब भाई एप्रीहेंड का सिनोनिम बताना है, तो एप्रीहेंड का मीनिंग पता होना चाहिए। इसके माने होता है टू अरेस्ट, गिरफ्तार करना। एडवांस अरेस्ट, गिरफ्तार करना। अफ्रेड नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा। एंजाइटी माने होता है चिंता, एंजाइटी माने होता है चिंता। अफ्रेड माने डरना, एडवांस माने बहुत आगे, और अप्रीहेंड माने गिरफ्तार करना। आंसर अरेस्ट, गिरफ्तार करना होगा। देख लो, दोबारा मीन्स पूछा गया, मीन्स बोले तो सिनोनिम पूछा गया है। अब इम्पीच के माने क्या होता है मेरे दोस्त, इम्पीच के माने क्या होता है, इम्पीच, इम्पीच के माने होता है किसी को चार्ज विद मिसकंडक्ट इन ऑफिस। माने कि अगर आप ऑफिस में कुछ मिसकंडक्ट करते हैं, किसी से गलत व्यवहार करते हैं, अपने कॉलीग को गाली बकते हैं, बॉस के साथ बदतमीजी करते हैं, उल्टी सीधी जगह गलत गलत अपने यूज करी हुई चीजें फेंक देते हैं, तो उसे इम्पीच कहते हैं। आपने इम्पीच किया, चार्ज विद मिसकंडक्ट इन ऑफिस। ऑफिस में जो आप लोग इल्जाम लगते हैं उनको हम लोग इम्पीच कहते हैं। लो, डायरेक्ट बोल रहा है आपको प्रोनाउन भरना है, ठीक है। ये प्रोनाउन में चैप्टर रहता है एक, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में सीधी सी बात है, देखो। जब इधर आई है तो आगे आई होगा, या मी होगा, या माई होगा, या माइन होगा। यहाँ पे अगर वी है तो आगे वी होगा, या अस होगा, या अवर होगा, या अवर्स होगा। इधर यू है तो आगे आपका या यू होगा, या ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा, या एडजेक्टिव में योर रहेगा, और प्रोनाउन में योर्स होगा। ठीक वैसे ही अगर इधर वन दिया हुआ है
तो या सब्जेक्ट में, ओहो, सब्जेक्ट में वन होगा या ऑब्जेक्ट में वन होता है। इसका एडजेक्टिव ओ एन ई अपोस्ट्रोफी एस वंस होता है, और इसका प्रोनाउन भी ओ एन ई अपोस्ट्रोफी एस होता है। अब आपको सब्जेक्ट में वन दिया हुआ, वन कैन नॉट बी टू केयरफुली अबाउट वट वन सेज। आंसर ये वन, कोई भी इतना केयरफुली नहीं होता है कि वो क्या कह रहा है ये समझ पाए। कभी कभी हम लोग गलती से, मतलब मैं खुद भी कहूँ कि भाई मैं टीचर हूँ, तो बीइंग अ टीचर आई शुड यूज द वर्ड्स विच आर नॉट रॉन्ग, जो गलत नहीं है, सही है, लोगों को बुरे नहीं लगते, स्टिल मैं कभी कभी गलत बोल देता हूँ, उसके लिए क्षमा पहले से मांग लेता हूँ मैं। ठीक है, पानी पी लो थोड़ा सा। तो वन कैन नॉट बी टू केयरफुली अबाउट व्हाट वन सेज, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है वो उसके लिए अवेयर हमेशा नहीं रहता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। आपको आर्टिकल लगाना है, ठीक है। तो आर्टिकल लगाना है, बड़ा वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आर्टिकल डायरेक्ट बोला गया, आर्टिकल लगाओ। तो व्हाट इज द डैश वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द जूरी। जूरी के जो लोग हैं उनसे पूछा गया, जूरी माने होता है जजेस का ग्रुप, ग्रुप ऑफ जजेस, जहाँ पे जजेस फैसला सुनाते हैं उन लोगों को जूरी कहा जाता है। तो व्हाट इज द वर्डिक्ट, अब क्या फैसला है आप लोगों का। वर्डिक्ट माने होता है फैसला, फाइनली आपका फैसला क्या है। वर्डिक्ट से मतलब जूरी से पूछ रहे हैं, जूरी की जेंटलमैन से, भाई आप लोगों का क्या फैसला है। डन। इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। इसको हटा मतलब ये क्या है, मैं जब लिखता हूँ मैं कैसे दिखाऊं, दिखा नहीं पाऊंगा आपको, वो उधर रखा हुआ है, कैमरा घुमाना पड़ेगा। तो जब लिखते थे तो यहाँ लिख लिख के पढ़ा पढ़ा के निशान बन गया था। घर वाले डांटते थे, क्या हमने हाल बना रखा है, ये उंगली घिस रही थी। ठीक है, लिखते हैं ना हम लोग जैसे, लाइक ऐसे करके, मान लो ये बोर्ड है मैं इस पे लिख रहा हूँ, तो ये ऐसे हो जाता था। दर्द भी, पेन भी होता था, फिर इसमें जब खाल हट जा रही थी थोड़ा सा स्किन, तो फिर मैं इसको यूज करने लगा था जैसे ग्लव्स। सिंगल हैंड का आता है, दो उंगलियां इसमें अंदर रहती हैं, दो बाहर रहती हैं। हमने वीडियो पूरी करी। 40 क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हमने देखे, थोड़े से टफ लगे मुझको, मतलब टफ नहीं लगे, मतलब थे जैसे भी थे। अब टफ आपको रख सकते हैं, मुझे तो नहीं लगे। उसके बाद बहुत इजी चला। तो ये डराने के लिए था इस ईयर में आप लोगों को, भाई स्टार्टिंग में स्टूडेंट डर जाए और फिर उसके बाद मतलब जो है इजी डाला था। तो डरना नहीं है ना स्टार्टिंग में ना लास्ट में। कभी कभी ऐसा होता है स्टार्टिंग इजी होती है, लास्ट थोड़ा टफ कर देते हैं, या स्टार्टिंग इजी होती है, मिडिल जो होता है वो टफ कर देते हैं, बट नन ऑफ दैट मैटर। आप पढ़ सेल्फ स्टडी करें, और अगर आपको सेल्फ स्टडी में कोई प्रॉब्लम आए तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और आपको अगर डाउट हो सेल्फ स्टडी पर, किसी वजह से अगर आपको डाउट है, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बोल दूं, चैनल का नाम चाणक्य ऑनलाइन स्टडी है, यूट्यूब का। इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लेना इसको आप। इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी एमयू के बारे में, किसी भी जानकारी को लेने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड खुदा हाफिज। हाँ, टाइम दिखा दूं मैं आपको, 11:30 से स्टार्ट किया था इंटरव्यू। 12:32, 1 आवर 40 क्वेश्चन करने में 1 आवर मुझे लगता है, ऐसे ही बताता हूँ। ठीक है, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।